BHDLA 135, ठीक है, हिंदी भाषा विविध प्रयोग। आज की हमारी ये जो क्लास है, पहली क्लास है, और आज इस क्लास में हम पहला चैप्टर करेंगे। और हमारा जो पहला चैप्टर है, एक, चाहे आप बीएजी में हैं या और भी अगर आप किसी कोर्स में ऑनर्स में है, उसमें भी आपके पास ये जरूर हो सकता है। BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग, इसका पहला चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पहला चैप्टर का नाम है हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय, ठीक है, ये हमारा चैप्टर रहेगा। और पहले चैप्टर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इसमें भाषा और लिपि है ना, कई बार क्वेश्चन आएगा भाषा और लिपि में अंतर बताइए। कई बार जैसे क्वेश्चन पूछ लेता लिपि के फायदे, ये कई बार आपको 20 नंबर में या आपसे 10 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है 1.3 देवनागरी लिपि, कई बार आपसे पूछेगा देवनागरी लिपि की विशेषता बताओ, या देवनागरी लिपि में लेखन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। तो आपसे लिपि के फायदे या लिपि लेखन की विधि कैसे, यानी लिपि को लिखा कैसे जाता है, अभी हम लोग बात करेंगे आखिर लिपि होती क्या है। तो 1.2 और 1.3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 10 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आ सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रहेगा 1.4 बर्तनी के कुछ नियम। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा 10 या 20 नंबर का। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सभी चीजों को। सबसे पहले देखिएगा, आपसे से पूछा जाएगा भाषा और लिपि। अगर मैं नॉर्मली बताऊं भाषा और लिपि में क्या होता है, भाषा का मतलब होता है जो हम बोलते हैं, जिसमें उच्चारण है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं कुछ ना कुछ उच्चारण कर रहा हूं ना, कोई न कोई ध्वनि निकल रही। यानी भाषा में क्या होता है, ध्वनियां होती हैं और ध्वनियों के साथ उच्चारण किया जाता है। भाषा में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। भाषा लिखित भी हो सकती है, भाषा मौखिक भी हो सकती है। यानी जो भाषा है वो लिखी भी होगी और मौखिक भी होगी। और लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि का मतलब होता है कि जो हमारी भाषा होती है, जब हम भाषा को लिखते हैं, पेन और पेपर पर लिखते हैं, यानी जब हम भाषा को किसी शैली में लिखते हैं, यानी उसको लिखने का लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है लिपि, ठीक है। यानी भाषा क्या होती है, भाषा एक प्रकार से हम लोगों की बोलने की भाषा है। हम लोग जो बोलते हैं, यानी कह सकते हो कि मनुष्य जिन ध्वनियों के प्रयोग से उच्चारण करता है, वह भाषा होती है। हम लोग उच्चारण करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, वह हमारी भाषा है। और भाषा को जब हम लिखते हैं और जो जिसमें लिख रहे हैं वह लिपि है। जैसे देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि किसकी लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा। जैसे यहाँ पर लिखा ना, आप यहाँ पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये जैसे लिखा आपे आ का मात्रा पा, आप, यह पाठ, तो जैसे लिखा गया है ना, इसको देवनागरी लिपि बोलते। उसी प्रकार से जो इंग्लिश होती है, ABCD वाली जो इंग्लिश है, उसके लिए रोमन लिपि है। तो देखो, भाषा तो बोली जाती है, सुनी जाती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, बातचीत करता है, यह हमारी भाषा है। और भाषा के बिना हम रह नहीं सकते, मनुष्य के लिए भाषा बड़ी जरूरी है, ठीक है। और भाषा क्या है, आप कह सकते हैं कि जब हम उच्चारण के साथ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, और जो हमारी ध्वनि निकल रही वह हमारी भाषा है। और भाषा मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम भाषा को लिखते हैं तो वह लिपि का रूप हो जाती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। तो ऐसे भाषाओं की क्या होती हैं, लिपियां होती हैं। आप सबने देखो ना, उर्दू अलग तरीके से लिखी जाती है, हिंदी अलग तरीके से लिखी जाती है, अंग्रेजी अलग तरीके से लिखी जाती है। तो क्या है, जो अलग अलग लिखने का तौर तरीका है ना, वही होता है लिपि। अब देखिएगा, लिपि के महत्व पर विचार करने से पूर्व हमें भाषा के महत्व पर विचार करना होगा। यानी कह रहे हैं कि हम लिपि के महत्व को देखेंगे और लिपि का महत्व पर विचार, यानी लिपि कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जानने से पहले क्या हमें भाषा के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। इस पर विचार कर लेना चाहिए। देखिए, भाषा वह माध्यम है जिससे मानव समाज बहुमुखी विकास करता है। यानी मानव का जो विकास होता है वह भाषा के माध्यम से ही होता है। भाई कोई भी समाज हो, उसमें भाषा होगी ही होगी। और जिस समाज की भाषा जितनी बेहतर होगी, जितनी अच्छी होगी, वह समाज उतना ज्यादा
तरक्की करेगा। यानी सामाजिक विकास के लिए भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम लोग कोई भी काम करते तो भाषा भाई ना, भाषा भाषा नहीं होगी तो हम लोगों का विकास क्या नहीं होगा। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि भाषा के बिना मनुष्य सोच भी नहीं सकता। एक बात बताओ, हम लोग जो भी मन में सोचते हैं, कोई न कोई भाषा में ही तो सोचते हैं। मन में सोचो, आदमी मनुष्य भाषा के बिना रह ही नहीं सकता है। ठीक है? यानी हम अगर सोचते भी हैं तो हमारी सोच विचार भी किसी न किसी भाषा में होता है। तो ये क्या है, हमारे विकास के लिए, हमारी सोचने समझने के लिए, मनुष्य के विकास के लिए क्या है, भाषा बहुत जरूरी है। उसका संपूर्ण चिंतन उसकी मातृभाषा में होता है। जैसे हम लोग कोई सोच विचार करते हैं, हम कोई भी विचार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी भाषा में ही होता है। यानी इसलिए भाषा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाषा में चिंतन व विकास की आधारभूत लिपि है। देखो, भाषा के लिए आधार क्या होता है, लिपि होती है। यानी जो हमारी भाषा है, भाषा का जब लिखा जाता है उसे हम लिपि बोलते हैं। जैसे मान लिया मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो मैंने लिख दिया हिंदी में जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या होगा, लिपि। आज तो बड़े लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल वोबाइल में तो रोमन में टाइप करते हैं। ठीक है, कि खाना लिख रहे हैं KHANA, खाना। ये तो रोमन में आप लिख रहे हैं ना, ये लिपि यही होती है। आज आप लोग अगर देखोगे, जो आदमी हम सब लोग व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में पता क्या कर रहे हैं लोग, रोमन में टाइप कर रहे हैं। क्या है, आप हिंदी हिंदी में तो लिखते नहीं, यानी आप हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, लिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्या रोमन में टाइप करें ना, तो यही लिपि होती है। लिपि होती है यानी हम जिसको लिख रहे हैं, यानी हम हिंदी तो बोल रहे हैं लेकिन हम उसको देवनागरी में नहीं बोलते हैं, बल्कि हम रोमन में बोल रहे हैं। तुम सबने व्हाट्सएप पे देखा होगा ना, व्हाट्सएप पे जैसे पूछेगा किसी से कैसे हो, तो क्या लिखेगा, KASI, कैसे, HO हो, पूछ रहा है। मैं खुश हूं तो कैसे, ME, मैं के खुश हूं, इस प्रकार से लिख रहा है। जैसे खाना खा लिया तो खाना क्या लिख रहा है, KHANA, खाना लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से, यानी ये यही तो लिपि होती है। अरे जो व्हाट्सएप में हम लिख रहे हैं वही लिपि है भैया। और लिपि एक प्रकार से क्या होती है, भाषा को ही क्या करती है, लिखने का प्रयास करती है। देखेगा, लिपिबद्ध भाषा लेखन कला के उद्भव से ही भाषा का विकास हुआ। करें, लिपि जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे भाषा का विकास जो होता है वह बढ़ता चला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे लिपि के फायदे। यानी लिपि जो होती है हमें क्या क्या फायदा करती है, लिपि से किसी भाषा का कितना फायदा होता है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। देखिएगा, लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था। देखो, पहले अगर कोई भी भाषा का जन्म हुआ ना तो पहले इंसान बोलता ही था, लिखता नहीं था। देखो, कोई भी भाषा ना, सबसे पहले कोई भी अगर भाषा आती है तो पहले बोली जाती है, बाद में लिखी जाती है। ऐसी कोई भाषा दुनिया में रही नहीं जो पहले लिखी गई और बाद में लोगों ने बोलना शुरू किया। पहले भाषा को बोला जाता है, फिर लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आज दुनिया में जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ है उसमें लिपि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, यानी अगर जिस भाषा की लिपि नहीं है उसमें सिर्फ मनुष्य बोलता है, वह लिखता नहीं है। संस्कृति के विकास के साथ लिखना शुरू है, यानी जैसे जैसे विकास हुआ, संस्कृति आगे बढ़ी, वैसे वैसे मनुष्यों ने लिखना शुरू किया। पहले अगर मैं हिंदी की हम लोग बात करें ना, तो पहले हिंदी को सिर्फ बोला जाता था, पहले बोला जाता था, फिर बाद में लिखा गया। सारी भाषाएं, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु है, ये सारी भाषाएं पहली बोली जाती थी और बाद में लिखा गया। ऐसा थोड़ी कि पहले लोगों ने लिख रहे थे बाद में बोलना शुरू किया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मनुष्य पहले क्या होता था, अब तुम सबने सुना, मनुष्य पहले ताड़ के पत्तों पर, भोज पत्रों पर लिखा करता, होता नहीं था, ऐसे पत्तों पर लिखता था। जब ये कागज नहीं होता था, पहले मनुष्य कहां पर लिखता था, पेड़ पर लिखता था, पत्थरों पर लिखता था, इस पर लिखता था। कुछ लोग गीली मिट्टी या पत्थरों पर लिखते, तुम सबने सुना होगा ना कि पाषाण काल में तो पत्थरों पर लिखे जाते थे, गीली मिट्टी पर लिखा जाता था, पत्तों पर लिखा जाता था, भोजपत्रों पर लिखा जाता था। यानी लिखा जाता था, लेकिन लिखने का तरीका क्या था, अलग अलग था। कोई भाई मिट्टी पे लिख रहा, कोई गीली मिट्टी पर लिख रहा, इस प्रकार से लिखते थे। कुछ संस्कृतियों में धातु पटल पर लिखी जाती थी, धातु पर लिखा जाता, जैसे मान लो कि चांदी है, सोना है, या स्टील है, या तांबा है, उन पर लिखा जाता, धातु पर। प्राचीन काल में लिखना बहुत कठिन कार्य था, प्राचीन काल में लिखना बहुत मुश्किल था भाई। पत्थर पर लिखना है, भोजपत्र पर लिखना है, मिट्टी पर लिखना है। तो प्राचीन काल में अगर आप देखोगे तो क्या था, पाषाण काल में कह सकते हो, उस समय लिखना बहुत मुश्किल था। इसलिए इसका अधिक प्रचार नहीं हो, किसका,
प्राचीन काल में अगर आप देखो, लिपि का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय लिखना बड़ा मुश्किल था। लिखने के लिए कागज वागज नहीं होता था। भाई पत्थर पर लिखना है, गीली मिट्टी पर लिखना है, ठीक है। जो पेड़ के पत्ते होते थे, पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। इस प्रकार से होता था। इसलिए लिखना उस समय क्या था, बड़ा मुश्किल होता था, दुर्भर होता था लिखना, ठीक है। संसार में कम भाषाएं लिखी जाती थी। पहले सभी भाषाएं लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ बोली जाती थी। मध्यकाल में जब कागज, पहले सभी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन जब कागज का आविष्कार, कागज का भी चीन से आविष्कार हुआ। चीन में जब कागज का आविष्कार हुआ, वो भी कब, मध्यकाल में। मध्यकाल में जब कागज आया और कागज का उत्पादन शुरू हुआ, तब छपाई का प्रचलन हुआ, यानी छापा खाना खुला, यानी प्रिंटिंग प्रेस खुली, तब से लिखने का व्यापक प्रचार हुआ। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग लिखना पढ़ना सीखे। जिससे लिखना पढ़ना नहीं आता उसे हम अशिक्षित कहते हैं। तो कहने का मतलब कि पहले जो भाषाएं थी उनको सिर्फ बोला जाता था, बाद में लिखना शुरू हुआ। और सभी भाषाएं जो होती हैं पहले बोली गई हैं, बाद में लिखी गई हैं, ठीक है। और पहले के समय में प्राचीन काल में लिखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब से भाई कागज का आविष्कार हो गया है, अब लिखना क्या होगा, बहुत आसान हो गया। और जब से कागज का आविष्कार हुआ है, तब से जब लिखना बहुत आसान हो गया है, तब से कह सकते हो कि लिपि का विकास हुआ। और लिपि के विकास से क्या हुआ, भाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो भाषाएं लिखी जाती हैं वही प्रगति करती हैं। कह रहे भैया, जो भाषा लिखी जाती है वही भाषा आगे बढ़ती है। उनको बोलने वाला समाज हमेशा उन्नत करता है। आप जानना चाहेंगे लिपि से समाज में क्या संबंध है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भाषा लिखी जाती है वह भाषा बहुत आगे बढ़ती है, उसका विकास होता है। और जो समाज उनको बोलता है उस समाज को ज्यादा उन्नत मान, यानी अगर आपकी भाषा बोली भी जाती है और बोलने के साथ साथ लिखी जाती है, तो आपकी भाषा बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत भाई स्पीड से गेन करेगी, ठीक है। अगर कोई भाषा सिर्फ बोली बोली जाती है, लिखी नहीं जा रही है, मैं एग्जांपल बता दूं। आज हमारे देश में क्या बड़ी समस्या है, हम लोग हिंदी बोल तो रहे हैं लेकिन लिखा नहीं जा रहा है। मैं बताऊं, व्हाट्सएप में आप सब लोग सब मैसेज टाइप करते हो ना, व्हाट्सएप में तो हम लोग हिंदी बोल तो रहे हैं लेकिन हिंदी लिख नहीं रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, रोमन में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हिंदी भाषा के ये जो रोमन लिपि है, खास जो हमारी देवनागरी लिपि है, यह लिपि भी विलुप्त होने में काफी समय नहीं भाई। आज के 100 साल के बाद, 100 साल के बाद या 50 साल के बाद ये जैसे हिंदी में लिखना तुम देख रहे हो ना, ये विलुप्त हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे देवनागरी लिपि को लिखना छोड़ रहे हैं। अरे भाई, व्हाट्सएप में लोग कहाँ लिख रहे हैं बताइए मुझे। आप सब लोग मैसेज करते व्हाट्सएप में, कहाँ लिख रहे हो? रोमन में सब लिख रहे हो। KHA खाना लिख रहे हो, AAAP आप लिख रहे हो, क्या है ये? तो आप रोमन में लिख रहे हैं ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि कोई भी भाषा अगर लेखन में नहीं, अगर कोई भी भाषा की लिपि अगर लेखन से खत्म हो रही, तो लिपि खत्म होने से भाषा का भी खत्म होना बड़ा जल्दी स्वाभाविक होता है। यानी कहने का मतलब है, जो भाषा लिखी जाती है उस भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। अब देखो, अंग्रेजी भारत में बढ़ रही, क्यों बढ़ रही? क्योंकि लोग हिंदी को भी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, रोमन में लिख रहे हैं ना। वही मैंने बताया। देखिएगा, लिपि का फायदा क्या होता है, लिपि के फायदे क्या हैं, ठीक है। लिपि के कह सकते हैं फायदे क्या हैं। पहला फायदा देखिए भैया, लिपि का सबसे बड़ा गुण होता है कि विचार को सुरक्षित रखते हैं। देखो, पहले अगर मान लो कि भाई अगर कोई भाषा सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती, तो बोलने से क्या होगा, उसका जो विचार होगा लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। अगर किसी चीज को लिखा जा रहा है, यानी लिपि आ गई, तो अगर आप भाषा को लिख करके रखेंगे तो उसको लंबे समय तक आप उसके रख सकते हैं ना। जब हम बोलते हैं तो बात खत्म हो जाती है, लिखने से उसमें अस्थायित्व मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई बात बोलता हूं, तो बात कितनी देर तक रहेगी, कितनी देर तक टिकेगी, वो नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको लिख लेता हूं तो अस्थायित्व मिल जाता है। यानी लिपि का सबसे बड़ा ये है कि अगर हम किसी चीज को लिख करके रख लेते हैं तो उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है, ठीक है। लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिटते नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, ये तो कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। जैसे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो जरूर रहेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे तुमसे कुछ बोलता हूं, ठीक है, लेकिन मैं उसको लिखता नहीं हूं, तो मेरी बात कितने दूर तक जाएगी, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। तो कह रहे हैं कि लिपि से क्या हुआ है कि भाषा को जब से लिखा जाने लगा है, तो किसी भाषा का अगर कोई विचार है तो वह लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं। भाई, बोलने से क्या होता है, आज किसी ने बोला है, कल कोई भूल गया कि कोई पता नहीं, तो लिखने से क्या होता है
किसी भी भाषा का जो विचार होता, कोई लिपि के विकास से क्या हुआ, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी सोच होती है, उसको भी लंबे समय तक हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाले लोग उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देखो, हम कह सकते हैं कि लेखन से भाषा का विकास होता है, यानी लिपि से क्या होता है, भाषा का विकास होता है, विचारों का विकास होता है, यानी हम अपने विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। किसके माध्यम से, लिपि के माध्यम से। अगर भैया आप अपने विचारों को लिख करके रखेंगे तो आपके विचार लंबे समय तक क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेगा। ठीक है। लिपि का दूसरा बड़ा फायदा क्या देखिएगा, लिपि से भाषा यानी भाषा के माध्यम से कहे हुए विचार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। यानी लिपि से क्या होता है, किसी भाषा का अगर कोई विचार है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इस कारण हमारे पास पुराने जमाने की कृतियां हैं, उस समय का ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी। तो क्या कह रहे हैं, अगर हम लिपि रहेगी तो कोई भी चीज जो है, कोई भी जो विचार है लंबे समय तक हम रख सकते हैं। एक बात बताओ, जैसे रामायण है, वेद है, पुराण है, ये पता नहीं कब लिखा गया था, लेकिन आज भी हम लोगों को ऐसे ही मिलता है ना। तो भाई अगर एक बात बताओ, जैसे वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है, इसको कितने समय पहले लिखा गया था, लिखा गया था तभी हम लोगों को मिल रहा। अगर लिखा नहीं गया होता ना तो ये मिलता नहीं, क्योंकि कितने लंबे समय तक चलता। तो कहने का मतलब लिपि के विकास से क्या होता है कि जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं तो यह लंबे समय तक, पीढ़ी दर पीढ़ी विचार चलता रहेगा। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी तो चलता रहता है। रामायण कितने दिन पहले लिखी गई है, हमारे वेद हैं, पुराण है, कितने दिन पहले लिखे गए। तो लिखने से क्या हुआ, आज भी हमको मिल रहे ना। तो लिपि लिपि का ही तो फायदा है, लिख लिया है। लिपि का मतलब लिखना, लीपना। ठीक है। तो जब हम उसको, जैसे मान लो रामायण की कहानियां है, गीता है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, वेद और पुराण, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत को हम सबने लिख लिया है, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ना, आज के इतने लंबे समय से। तो लिखने का यही फायदा है कि जो विचार है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं। जो पुरानी पुरानी किताबें होती है वो भी चलती रहती हैं और विचार भी चलते रहते हैं। लिपि के कारण से क्या होता है, संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति को हम सुरक्षित रख सकते हैं ना। हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा खान पान क्या, हमारा पहनावा क्या है, यह भी लिपि के माध्यम से भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है। भैया हमारा सभ्यता क्या, संस्कार क्या है, जब इन चीजों को हम लिख लेंगे तो आने वाले लोगों को भी तो पता चलेगा कि हमारी सभ्यता क्या थी, संस्कार क्या थे। नहीं तो कितने लंबे समय तक बात चलेगी। यानी लिपि के कारण से क्या होता है, हमारी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहती है। ठीक है। आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाना खाते थे, ये सारी चीजें हमने लिख रखा है ना। तभी तो हम लोगों को पता चलता कि हमारे यहाँ पर धोती कुर्ता पहनते थे, सादा भोजन किया जाता था, पैंट शर्ट नहीं पहना जाता था। इस प्रकार से हमारा पहनावा था, हमारा खान पान क्या था, हमारे पूजा पाठ कैसे थे, हमारे यहाँ पर विवाह कैसे होते थे, ये सारी जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, किसके कारण से चली आ रही, लिपि के कारण से। यानी उस समय की चीजों को हमने लिख रखा है, सहेजा है, इसलिए क्या है, लिपि के माध्यम से क्या होता है, संस्कृति का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, विचारों का विकास होता है, ज्ञान विज्ञान जो होता है सुरक्षित रखते हैं, उसका भी विकास होता है। अब तीसरा देखिएगा, लिपि के माध्यम से हम संप्रेषण का विस्तार कर सकते हैं। भैया अगर किसी चीज को लिखा है तो उसको दूर तक आप भेज सकते हैं। जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग किसी चीज को लिख लेते हैं तो लिखने से क्या होता है, उसको हम दूर तक भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया, मैं उसको चीन, जापान, कहीं पर भी भेज सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ करके बोल रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग सुनेंगे, बहुत कम लोग। देखिएगा लिपि के माध्यम से हमारा जो संप्रेषण है, यानी हमारा जो बातचीत होती है, उसका बहुत ज्यादा विस्तार होता है। आप बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना लोग सुनेंगे, कुछ लोग सुनेंगे। अखबार लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आदमी सुनेगा, अखबार में तो लिखा जाता ना, तो शायद लाखों लोग सुनेंगे। भारत के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में बैठे लोग आपके विचार को जान सकेंगे। लेखन से आने वाली पीढ़ियों भी आपके विचारों को जान सकेगी। यानी अगर हम लिखते हैं, लिपि से क्या होता है कि हमारे विचार आने वाली पीढ़ियां भी जान सकती हैं। लिखने से क्या होता है, हमारा जो विचार है वो चीजें क्या होती, देश विदेश दूर तक भी भेजा जा सकता है। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने मेरी बात को सुना है, लेकिन अगर इन बातों को अगर हम लोग लिख करके रख लेते हैं, क्या बोल रहा हूं, अगर हम लोग इनको लिख करके रख लेते हैं तो उससे क्या होगा,
लिखने से क्या होगा, हम लोगों के जो भाव हैं, हम लोगों के जो विचार हैं, हम लोगों की चीजें हैं, वो लंबे समय तक, भाई जैसे मैंने यहाँ पर, आज भारत में कोई खबर होती है, अखबार में छपता तो आज के 10 साल पहले का अखबार निकाल लोगे तो क्या घटना किस दिन छपी थी पता चल जाएगा, लेकिन किसी ने बोला तो नहीं। तो क्या होता है कि लिपि से क्या होता है, आने वाली पीढ़ियों को हमारे विचार मिलते रहते हैं। भाई महात्मा गांधी का विचार क्या था, नेता सुभाष चंद्र का विचार क्या था, ठीक है, या भगवान राम का विचार क्या था, भगवान कृष्ण का क्या विचार था, इन चीजों को लिखा गया तभी तो हम लोग जान पा रहे हैं, अगर लिखते नहीं तो कैसे पता चलता। सिंपल सी बात वही ना। तो लिखने से क्या होता है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों को हम जान सकते हैं। भाई भगत सिंह का विचार क्या था, डॉक्टर अंबेडकर क्या विचार था, या ज्योतिबा फुले का क्या विचार था, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या विचार था, इन लोगों की जो विचार है उनको हम कैसे जान पा रहे, क्योंकि उन्होंने किताबें लिखी हैं, लिपि थी, लिखा तभी पता चल पा रहा, नहीं तो कुछ नहीं पता चलता। वो भाषण देते बस खत्म हो जाता उसी टाइम, जैसे नेताओं की रैली में होता है ना, वही कह रहा हूं। तो लिपि से क्या होता है कि हमारे जो विचार होते हैं वह दूर दराज तक, कोने कोने तक भेजे जा सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियां हमारे विचारों को अगर जानती हैं तो वह लिपि के माध्यम से ही जान सकती हैं। यानी लिपि का इतना सारा क्या है, फायदा है। अब बात करेंगे लिपि को लिखा कैसे जाता है, लेखन की विधि। अब हम बात करिए आखिर लिपि है क्या। लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को जिसमें लिखा जाता है वही होता है लिपि। लिपि का मतलब है लिपना। जैसे मोला मैंने सुन लीजिए, जैसे मैंने बोला कि मैं काम कर रहा हूं, तो आप जब मैंने बोला मैं काम कर रहा हूं, इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो, पंजाबी में लिख सकते हो। तो क्या है, यही तो लिपि है। यानी आप जिसमें लिखते हैं वही लिपि है, ठीक है। देखिएगा, जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में उन्हें पूर्व निश्चारित आकारों में लिखना ही लिपि। यानी जैसे हम बोलते हैं और जैसे हम, देखो भाषा क्या है, ध्वनियों का उच्चारण करना क्या है, भाषा है। करें कि जैसे हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं अगर उसी तरीके से हम उसे लिख लेते हैं वही लिपि हो जाती। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूं, और आपने लिख दिया कि मैं खाना खाता हूं, आपने लिख दिया पेन पेज पर, तो क्या हो गई, आपने लिपिबद्ध कर दिया इस चीज को। लिपिबद्ध यानी आपने लिख दिया, ठीक है। अर्थात लिपि में उच्चारित ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित होते हैं। जैसे मैंने बोला मैं, तो आप देखो लिपि में क्या होता है, लिपि में चिन्ह होते हैं। अरे भैया जैसे मैंने बोला मैं, ठीक है, खाना, ठीक है, खाता हूं, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि मैं खाना खाता हूं, तो मैं बोला तो, लेकिन आप लिख रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, चिन्ह से आप क्या कर रहे हैं, आप इसको लिख रहे हैं। चिन्हबद्ध करना, चिन्हबद्ध करना है नहीं, उसको लिखना। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इन्हीं चिन्हों को क्या बोलते हैं, वर्ण। जैसे का, खा, गा, घा, ये क्या है, इसमें अगर आप लिखते वर्ण है, ठीक है। जैसे वर्ण पा एक ध्वनि का प्रतीक है, उसी तरह बा भी दूसरी ध्वनि का प्रतीक है। शब्द काल में 3 ध्वनियां, जैसे का, आ, हा। लेखन में हमें 3 वर्ण को क्रमशः देखते हैं। किसी भी भाषा की वर्णमाला में उस भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतीक अवस्था, यानी जो हमारी ध्वनियां होती हैं, ध्वनियों से ही क्या होते हैं, हमारे वर्ण होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, पा, फा। तो भाई अजय मैंने मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, तो भाई जो लिपि बनाई गई धुन से, तो आप उसी प्रकार से लिख लेंगे, तो क्या होता है, लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपने हिंदी में लिख दिया कि मैं, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूं, या आपने क्या कर दिया, ये लिख दिया आपने, यानी उसको यानी चिन्हबद्ध कर दिया, ठीक है। हिंदी भाषा की वर्णमाला की लिपि देवनागरी है। यानी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। का, खा, गा, घा, चा, छा, भा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा, ये क्या है, ये हिंदी की देवनागरी लिपि है। वही मैं बता रहा हूं, हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, ठीक है। पंजाबी भाषा की क्या है, गुरुमुखी लिपि है। तो इसी प्रकार से हर भाषा की क्या होती है, लिपि होती है, ठीक है। यह लिपि हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी हम जैसे हम कोई भी ध्वनि निकालते हैं ना, तो उस भाषा में उन ध्वनियों से कुछ ना कुछ वर्ण होते हैं, उसके हर, यानी उसी को लिपि बोलते हैं, उसको जब लिखा जाता है। देखिए ऐसा नहीं कि सारी भाषाओं की एक जैसी लिपि हो, भैया हर भाषा की अलग अलग लिपि है, सबकी लिपि एक जैसी नहीं है। देवनागरी जो है आप देखा, बाएं से दाई ओर लिखी जाती है। जो हिंदी है वो कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, ठीक है, बाएं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
लेकिन उसी तरफ देखोगे जो अरबी है, अरबी को लिखा जाता है दाएं से बाएं चलती है। देखो उर्दू उल्टी लिखी जाती, उर्दू का आपने देखा कि उर्दू जो लिखी जाती है वो क्या होती है, उल्टी लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हिंदी जो है बाईं से दाईं ओर चलती, यानी यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी। और उर्दू जो होती है वो क्या होती है, अगर आप देखो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती, यानी हर जो लिपि होती है उनको लिखने का तौर तरीका अलग अलग है। देवनागरी अलग तरीके से लिखी जाती है, रोमन अलग तरीके से लिखी जाती, यानी सभी भाषाएं लिखने का जो तौर तरीका है उसकी, यानी सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। जापानी भाषा में वर्ण ऊपर से नीचे के क्रम में चलते हैं, यानी जापानी भाषा में क्या था, उसमें जो वर्ण होते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, उसी प्रकार जो चीनी भाषा होती है उसमें बल्कि एक तस्वीर होती है। चीनी भाषा हो, जापानी भाषा हो, सबकी जो लिपियां हैं बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। चीनी लिपि को तो चित्र लिपि कहते हैं। चीनी लिपि में जैसे का है तो का एक चित्र होगा, खा का एक चित्र होगा। कहने समझा रहा हूं तो यानी हर जो भाषा होती है उसकी लिपि बिल्कुल अलग अलग होती है। हिंदी की लिपि अलग है, अंग्रेजी की लिपि अलग है, पंजाबी की लिपि अलग है, यानी सब भाषाओं की जो लिपियां होती हैं वह अलग अलग होती है। इसी कारण चीनी लिपि को चित्रलिपि यानी उसमें चित्र बनते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद हम कहते हैं कि लिपि रेखाओं, यानी लिपि में क्या होती है, रेखाएं होती हैं, आकार होते हैं, यानी चित्र होते हैं, वही हमारी क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, देवनागरी लिपि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने से पूर्व उसके लिए हमें रोमन लिपि के लेखन से तुलना करनी पड़ेगी। रोमन लिपि क्या है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। एबीसीडी जो है यह रोमन है। ठीक है, काखा गाघा जो है यह देवनागरी है। तो कह रहे हैं देवनागरी को हमें जानने के लिए हमें इसको अंग्रेजी से तुलना करनी पड़ेगी, यानी लिपि को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी से तुलना करें। यानी देवनागरी लिपि को हम किससे तुलना करेंगे, यानी देखेंगे तो उसको रोमन से करेंगे। रोमन अंग्रेजी की लिपि है। ठीक है, आप में से अधिकांश लोग रोमन लिपि से परिचित होंगे। कह रहे हैं कि आप सब लोग रोमन लिपि को जानते हैं, एबीसीडी वाली जो वही है सारा रोमन लिपि अंग्रेजी की। देवनागरी लिपि प्राय शब्दों आदि के और अंत में छोड़ करके व्यंजनों, जो देवनागरी लिपि होती है ना उसमें शब्द जो होते हैं उनमें व्यंजनों के साथ स्वर चलते हैं। देखो देवनागरी लिपि में जो व्यंजन है उसके साथ स्वर चलता है। ठीक है, और केवल मात्राओं का प्रयोग होता है, जबकि रोमन लिपि जो होती है इसमें व्यंजन और स्वर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। देखो एक चीज मैं बता दूं, जो रोमन लिपि है ना, रोमन में हमेशा अगर आप देखोगे स्वर के साथ यानी व्यंजन के साथ हमेशा स्वर लगेगा। जैसे एक एग्जांपल, जैसे लिखा है कामता प्रसाद, जैसे KAMTA, तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें क्या है, व्यंजन के साथ हमेशा स्वर लगता है। ठीक है, क्या इसमें लिखेगा, यानी प्रोनाउन के साथ हमेशा नाउन लगता है। क्या करें, देखो अंग्रेजी में खासियत ये आती है, क्या है, अगर आप रोमन को देखेंगे रोमन में हमेशा व्यंजन के साथ स्वर आता है। ठीक है, जैसे बात करें, देखो PR के साथ ए आ गया है, SA के साथ फिर ए आ गया है, तो ए आ रहा है यानी हमेशा व्यंजन के साथ उसमें स्वर आ जाता है। लेकिन ऐसा हमारी देवनागरी में नहीं होता है। देवनागरी में हमेशा व्यंजन के साथ स्वर नहीं आते हैं। यानी क्या बोला हूं, देवनागरी में हमेशा व्यंजन के साथ स्वर नहीं आता। लिखने की हम लोग बात करें, देवनागरी की यह शब्द जैसे का प्लस आ, काम, माता, तो इस प्रकार से आते हैं। वनी वर्णमाला की 11 ध्वनियों से निर्मित है, लेकिन व्यंजन के साथ साथ मात्राओं का उपयोग यह शब्द अत्यंत संक्षिप्त हो गया है। जबकि रोमन की वर्णमाला में 11 ध्वनियों का प्रयोग का कारण या यानी अंग्रेजी में जो शब्द है वह बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें हम व्यंजन, देखो जो हमारी रोमन लिपि है ना उसमें हम व्यंजन के साथ स्वर यानी हर व्यंजन के साथ स्वर को चिपकाते चले जाते हैं, और हिंदी यानी खासतौर से देवनागरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अंग्रेजी ज्यादा स्थान घेरती है, हिंदी कम स्थान घेरती, इसलिए देवनागरी लिपि हिंदी के लिए अधिक सुगम, संक्षिप्त और वैज्ञानिक लिपि है। क्या करें, हमारी जो देवनागरी लिपि है ये बहुत शॉर्ट है, संक्षिप्त है और वैज्ञानिक लिपि है। यानी देवनागरी लिपि को क्या बताया जाए भैया, ये वैज्ञानिक लिपि है। अगर आप देखो अंग्रेजी जो है उसके व्यंजन के साथ हमेशा स्वर चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम है रजनीकांत, RA, यानी R के साथ फिर JA, यानी फिर जे के यानी जे क्या है, व्यंजन है, हमेशा सब में स्वर लगाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ना, यानी उसमें क्या आ रहा, तो कहने जैसे आप अपना भी नाम देखोगे तो अगर आप इंग्लिश में अपना नाम लिखेगा तो उसमें हर जगह व्यंजन के साथ यानी प्रोनाउन के साथ हमेशा नाउन चिपकाना पड़ता है। ये किसमें चलता है, रोमन में चलता है।
लेकिन देवनागरी में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, उसमें हमेशा व्यंजन के साथ स्वर नहीं चलता है, जहां पर जरूरत होगी वहीं पर चलेगा। तो क्या डिफरेंस है, यानी किसका डिफरेंस है, रोमन का और देवनागरी में अंतर बताया जा रहा है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, हमारे लिए जो अगला इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि को और भी अच्छे तरीके समझते हैं। 1.3 में क्या आ गया है आपका, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी में सबसे पहले वर्णों का मान देखो। देवनागरी जो लिपि है ना, एक बात बताऊं, तुम सब एक बात बताऊं, हिंदी को तुम सबने देखा होगा कि भारत में हिंदी को अलग अलग तरीके से बोली जाती है। बिहार में तो लोग अलग तरीके से हिंदी को बोल रहे हैं, हरियाणा में अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, साउथ में हिंदी को तो बिल्कुल अलग तरीके से बोल रहा है, लेकिन लिखने का तरीका एक ही होता है। इसी को बोलते हैं मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड। क्या बोल रहा हूं, हिंदी की जो लिखने का तरीका है उसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बनाएगा। मानक का मतलब है स्टैंडर्ड बना, भाई अंग्रेजी जो है उसका तो एक स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर एक बताऊं, तुम सब ना अपने घर में पुरानी पुरानी जो किताब पढ़ी होंगी उनको उठा कर देंगे, खास तौर से जो धार्मिक किताबें आती हैं इनमें, जिसमें कुछ अक्षर बिल्कुल अलग तरीके से लिखा हुआ तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। पहले अगर मैं एग्जांपल दूं तुम लोगों को बताऊं, पहले जो खा लिखा जाता था ना, ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, खा को ऐसे लिखते हैं, देखा होगा ना इन चीजों को ना, पहले लिखते थे इस प्रकार से। तो यानी देवनागरी लिपि को क्या किया, इनके वर्ण जो है जैसे का खा गा घा, इनका मानक बनाया गया कि भैया पूरे देश में एक ही जैसा लिखना है। अगर मान लो का कोई ऐसे लिख रहा है और का को कोई ऐसे लिख रहा है, जैसे कुछ लोग ऐसे लिखते थे का को, ठीक है, और कुछ लोग अलग तरीके से लिखते थे, ठीक है। तो लिखने का तरीका एक जैसा हो, यानी इसे बोलते हैं इसे मानक। हिंदी को लिखने के लिए क्या होता है, अलग मानक बनाए गए, क्योंकि पूरा देश का आदमी एक ही जैसा हिंदी लिखे। अगर मैं बताऊं, हमारे यहाँ पर जो झा लिखा जाता था, ठीक है, झा जैसे ये झरना वाला झा है, इसको बिल्कुल पहले अलग तरीके से लिखा जाता, झरना वाला झा को पता नहीं कैसे लिखते थे, वो मेरे से लिखाएगा नहीं तो अभी मैं आपको लिख करके बता देता। ऐसे मैंने खा बताया, खा को अब ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पहले खा को लोग कुछ ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते, अलग अलग लिखते थे, मिलाते नहीं थे। तो यही मानक है, यानी हिंदी को लिखने के लिए क्या हो गया, देवनागरी में मानक बन गया वर्णों को। देखो हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विशाल है, यानी हिंदी में बहुत सारा स्वर और व्यंजन पूरा भरा पड़ा है। इस कारण से कुछ वर्णों के लेखन के लिए विविध, यानी पूरे देश में अगर आप देखोगे तो हिंदी को लिखने का तरीका अलग अलग हुआ है। हिंदी हिंदी में जो लिपि है उसके लिए भी अलग अलग तरीके लोग यूज करते, इसलिए मुद्रण में कठिनाई होती है। जो छपी चीजें होती बुकों में, कई बार मैंने बोला ना, तुम्हारे घर, तुम सब लोगों के घरों पर पुरानी किताबें पढ़ी हो, बहुत पुरानी, खासतौर से धार्मिक किताबों में होता ऐसा है कि उनमें पुराने तरीके से, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर मानक रूप है अलग अलग तरीके से सेट होता रहा। देखो कह रहे हैं कि एक बात बताओ, अगर लिखने का तरीका, हिंदी को लिखने का तरीका अलग अलग होगा तो पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी भैया, ठीक है। इसलिए क्या किया गया है, मानक रूप सेट किया, स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। लोगों को सीखने सिखाने में भी कठिनाई होती है। आज कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों का संयोजन किया जाता है, पहले यही काम टाइपराइटर से होता था। दोनों ही स्थितियों में मानक वर्ण का इस्तेमाल अनिवार्य है। इसी कारण भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी का लिपि निर्धारित करने का कार्य दिया। देखो भारत में देखोगे ना, हमारी जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने क्या किया है, एक मंत्रालय बना है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसका नाम क्या है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो हिंदी की देवनागरी लिपि का वर्ण को क्या करता, डिसाइड करता, कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाएगा। क्या कर रहा हूं भैया, कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाएगा, इसको क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यह है कि हम निश्चित करें कि आगे कौन सा वर्ण को कैसा मानक होगा। इस कार्य के पीछे उद्देश्य है कि लोग मानक वर्ण का प्रयोग करें जिससे भाषा में एक रूपता हो, यानी हिंदी को पूरा देश के लोग एक जैसा लिखें, इसलिए मानक बनाया गया है। और यह काम कौन करता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। निदेशालय ने 1966-2006 में मानक देवनागरी लिपि को प्रस्तुत किया है। आगे हम इसकी बात करेंगे। मानक रूप, देखो एक चीज बताऊं, यह हम मानक देवनागरी को दे रहे हैं। मानक यानी हिंदी में जो स्वर है ऐसे लिखा जाएगा, छोटा बड़ा ई, बड़ी ऊ, बड़ा उर्री, ए औ अंग, इस प्रकार से लिखा जाएगा। मात्राएं जो होगी ना, जैसे आ की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा ऊ, ये सारी मात्राएं हमने बना रखी है। अनुस्वर है,
अनुस्वर जो ऊपर लग जाता है इसको अनुस्वर बोलते हैं। विसर्ग जो डॉट डॉट लग जाता है यहाँ पर। व्यंजन हमारे देखो सभी व्यंजन बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाएंगे पूरे भारत में। ये मानक स्टैंडर्ड सेट किया गया हिंदी में। का खा गा घा ड़ा, चा छा जा झा ड़ा, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, ठीक है, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, सा हा, ठीक है। इस प्रकार से दुगी वर्ण यानी डा ढा, संयुक्त वर्ण छ त्रि ज्ञा, इस प्रकार से वर्णों को यानी ये क्या है पूरा मानक बनाया गया है। इसको किसने बनाया? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने बनाया है, ताकि पूरे देश में हिंदी को लिखने का यही तरीका यूज करें। कोई अलग तरीके से काखा गाघा नहीं लिखेगा भाई मेरे, बिल्कुल ऐसा ही लिखेगा। क्यों बनाया गया है? ताकि हिंदी को पढ़ने में आसानी हो। कोई अलग तरीके से लिख रहा, काखा गाघा को लिख रहा, कोई अलग तरीके से लिख रहा, कोई अलग तरीके से लिख रहा, ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें से बना रखा है। क्यों बना गया? ताकि हिंदी की जो लिपि है बिल्कुल सेम रहे, सबको पढ़ने में आ सके, ठीक है, इसलिए बनाया गया। अगला देखिएगा, देवनागरी लिपि के लेखन में कौन कौन सी कठिनाई होती है। अगर हम लोग हिंदी को लिखते हैं हमें क्या क्या समस्या आती है, यानी हिंदी को जब हम देवनागरी लिखते हैं, देवनागरी लिखने में क्या क्या समस्या देखेगा। जब हम लेखन की कुछ कठिनाइयों की बात करेंगे तो आप इन शब्दों को पढ़िए। देखो इन शब्दों को पढ़ो, जिसे पद्म, उद्यान, द्वार, उद्देश्य, उद्धार, इसमें आधा आधा शब्द लगा है। जैसे उद्यान है, द्वार है, द्वारा है, द्वारा, पद्म, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार, इसमें हर शब्द आधा लिखा हुआ है। क्या आपने सारे शब्द पढ़ लिए? हाँ भाई पढ़ लिए। ना पढ़ सके हो तो चिंता नहीं, क्योंकि ये वर्ण छपाई में कम होते जा रहे हैं। पहले की पुस्तकों में ऐसे शब्द ज्यादा छपते थे, लेकिन आधुनिक छपाई की मशीनों में इनकी कम गुंजाइश कम है। यानी पहले इस प्रकार पहले ऐसा शब्द, ये देखो देखो, इसको मैं पद्म जैसे ऐसे लिखा जाता था, अब इसको ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यानी अब हिंदी की जो लेखन कला है उसमें क्या करें हम, बदलाव रहा है, क्योंकि लेखन में कठिनाई बहुत आती थी भाई, पढ़ने में दिक्कत आ रही ना। देखो पद्म जो है दो वर्णों के मेल से बना है, पद और मा, इन दोनों के मिलने से एक तीसरा रूप बन जाता है। इसी सिलसिले में हमें एक और प्रक्रिया की चर्चा करेंगे, सरणी, इसको आसान, जैसे पद्म, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार। यहां पर अगर आप देखोगे जो नीचे हमेशा देखो पहले इंडिया अपने देश में ना पहले ऐसे लिखा जाता था। पहले कैसे लिखा जाता था? इन शब्दों को ऐसे लिखा जाता, जैसे यहां पर लिखा, जैसे पद्म, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार, पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन अब ऐसे लिखा जा रहा है। अब कैसे लिखा जा रहा है? अब ऐसे लिखा जा रहा है। जब से मानक बन गया पूरे देश में, इस प्रकार से अब लिखा जाता है, पद्म, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये वाला बिल्कुल राइट है, ये वाला क्या है, सही है। और ये वाला पहले लिखा जाता था, बहुत समय पहले लिखा जाता था, अब मानक बन गया, आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर हलंत चिन्ह का प्रयोग किया, जिससे छह की, यानी अब हम हलंत का प्रयोग करते हैं, पहले शब्द को ही आधा कर देते थे। इस प्रकार से उद्यान, उद्यान, उद्धार लिखते थे, अब क्या करेंगे, हलंत का प्रयोग हो रहा, यानी अब इसी को तो बोलते भाई मानक बन गया है, अब इसको हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। निदेशालय ने संयुक्त वर्ण बनाने के संदर्भ में भी कुछ अपने सुझाव दिए। इसमें से लेखन, विधि, मुद्रण आदि को सरल हो जाते हैं। यानी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वो बताता कि हिंदी के शब्दों को कैसे लिखा जाएगा, वो पूरा रूपरेखा बताता, उसने मानक सेट कर दिए। भैया पहले तो इन शब्दों को ऐसे लिखते थे, ये जो मैंने बताया ऐसे लिखते थे, अब इस टाइप से लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया, इस प्रकार से लिखा जा रहा। इसको ध्यान में रखना। देखो संयुक्त वर्ण बनाने की विधि, मानक वर्णों से संयुक्त बनाने की विधि में तीन बातें हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें, जैसे रा और री बनने वाले संयुक्त व्यंजनों का निम्नलिखित रूप होंगे, यानी रा और री को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर हम बात करें जैसे कहीं पर आपको रा लिखना है या री लिखना, ऐसे जैसे क्रम है, श्रम है, तर्क है, ड्रामा है, बर है, रुपया है, रूप है, हृदय है, श्रृंगार है, सृष्टि है, यानी रा और री को इस प्रकार से लिखना है। यानी हमेशा जो आपकी रे की मात्रा है इस प्रकार से लग रही है ना, कहीं पर नीचे लगेगी और कहीं पर ऊपर लगेगी, ठीक है। जैसे क्रम, श्रम, तर्क, रुपया, रूप, यानी आपको रा और ली इस प्रकार से लिखना पड़ेगा जैसे यहां पर लिखा गया है। रा और री को लिखने के लिए हमने मानक बना दिए हैं। किसको? रा और री को कैसे लिखा जाए। अब यहां पर देखिएगा, जैसे छा, सा, वा, रा, या, ये सब कुछ शब्द हैं, इनको कैसे लिखा जाएगा, इनको हमेशा जैसे मुख्य, 11, भिन्न, ठीक है, राज्य, पुष्प, पत्ता,
धन्य, न्याय, प्यार, अभ्यास, मल्ल, द्रव्य, श्याम, शिष्य, स्याही, इस प्रकार से। यानी इन शब्दों को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा अगर ये बीच में आ रहे। जैसे प्यार लिख रहे हो तो भाई पा आधा रहेगा, ठीक है। प्यार में आधा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, पा को आधा लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या सेट कर दिया है, मानक सेट कर दिया है। जो निदेशालय उसने बताया है। एक बात बताओ, अगर पूरे देश में सब अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना है, तो उससे बहुत समस्या रहेगी, ठीक है। अब वर्ण को का और फा से संयुक्त वर्ण बनने के लिए, जैसे का को और फा को, का और फा अगर साथ में रहे तो कैसे लिखा जाए, जैसे आधा का और आधा फा लिखा जाएगा। जैसे मुफ्त, हफ्ता, यानी का और फा को आप कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पर हमने लिखा मुफ्त और हफ्ता लिखा मुफ्त। उसी प्रकार से कुछ वर्ण जैसे क्या है, जैसे छा, टा, डा, ड़ा, ढा, दा, हा, इनको भी हम कैसे लिखेंगे जैसे यहां पर बता रखा है। तो यानी लिखने का क्या कर दिया गया है, अलग अलग मानक सेट कर दिया है। यानी आप किस अक्षर को कैसे लिखेंगे उसका पूरा स्टैंडर्ड बना दिया, ताकि पूरे देश में एक जैसा ही लिखा जाए। ऐसा नहीं है कोई अलग लिख रहा कोई अलग लिख रहा है, तो पढ़ा कैसे जाएगा। वही तो बता रहा हूं, अपने घरों में पुरानी किताबें निकालो, उसमें कुछ अलग तरीके से हिंदी लिखी गई है, आज कुछ अलग तरीके से लिखी जा रही है। आज के भाई 15 साल पहले कुछ अलग शब्द बना दिए। तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वह बताता है कि हिंदी में कौन सा शब्द कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये काम करता। अगला, हिंदी हिंदी के देवनागरी में वर्तनी का बड़ा महत्व। वर्तनी, जब हम सरणीकरण की प्रक्रिया, यानी हम हिंदी को इस प्रकार से लिखे ताकि उसको पढ़ना आसान हो, सरल हो जाए। निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी देखिए, चार रूप है। जैसे देखोगे संबंध को चार तरीके से लिखा गया है, संबंध, 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 ये चारों संबंध ही लिखे गए हैं, लेकिन चारों को लिखने का तौर तरीका क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इसमें कौन सा सही है, इसके लिए हिंदी निदेशालय काम करता है। आपको मुद्रण में चारों रूप मिलेंगे। भाई पूरी किताब में देखोगे ना, पूरी आपके बहुत सारी किताब निकालो, कहीं पर संबंध, कोई संबंध ऐसे लिखता है, कोई संबंध ऐसे लिखता है, कोई संबंध ऐसे लिखता है, कोई संबंध, यानी ये चारों रूप मिलते। इससे सीखने वालों को कठिन। अब मान लो चार तरीके अगर संबंध लिखोगे तो हिंदी के पढ़ने वालों को बड़ी समस्या होगी ना। यह एक रूपता लाने की आवश्यकता, भैया क्या काम है कि हिंदी में जो अलग अलग शब्द लिखे जा रहे हैं इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय बनाया भारत सरकार ने कि पूरे देश में हिंदी के जो शब्द हैं एक जैसे लिखे जाए। अगर सब अलग अलग लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा। यानी ये चार टाइप से आप संबंध लिख रहे हैं। इसके लिए हिंदी निदेशालय ने सलाह दी है कि पंचम वर्ण जो है ना, ठीक है, को उस वर्ग से पहले चार वर्णों से पहले अनुस्वर में दिखाया जाए। ना, ता, था, दा, धा पहले लिखे जाएंगे। जैसे आप देखो ये मानक बना दिया, जैसे आपको अंत लिखना है, ये अंत ऐसे लिखना, पहले ऐसे लिखा जाता था, पहले अंत को ऐसे लिखा है, अब अंत को क्या अंक की बूंदी लगानी पड़ेगी। पहले आधा ना लिखते थे, जैसे आपको अंत लिखना है पहले अंत में आधा ना लिखता था, अब अंक की बूंदी लग जाती ऊपर जाकर के। जैसे पंथ लिखना है, आधा ना अंक की बूंदी लग जाती। जैसे आपको बंद लिखना है, पहले बा लिखते थे आधा ना दे बंद, अब क्या लिखना, बै अंक की बूंदी दे बंद, इस प्रकार से लिखा। यानी अब क्या बन गया है, मानक बन गया। ये मानक रूप है, ये पहले लिखा जाता था। नीचे वाला जो है पूर्व में लिखा, यानी पहले लिखे ऐसे जाते थे, अब कैसे लिखा जाएगा, जैसे अंत, पंथ, बंद, अंधा। अंधा कैसे लिखोगे, पहले आ लिखते थे आधा ना लिखते थे, धा धापिया का मात्रा अंधा, इस प्रकार से लिखते थे अंधा। लेकिन अब अंधा कैसे लिख रहे हैं, इस प्रकार से लिख रहे हैं अंधा, देखो इस प्रकार से लिख रहे हैं, यहाँ देखिए अंधा। यानी अब अंक की बूंदी लगाना। ये हिंदी जो निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वह भाई पूरे देश में अलग अलग तरीके से लिखोगे तो कैसे पता चलेगा, ये देवनागरी के ठीक करने के लिए किया गया। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो कुछ अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं जो नासिका व्यंजन है। जैसे क्या, जैसे झंडा, झंडा, संभव, पंछी, संग, ठीक है, ये भी अलग अलग हैं। उसी प्रकार से इनको लिखने का भी हम क्या कर रहे हैं, एक रूपता लाने के लिए सरलता, यानी इनको कैसे लिखा जाए, इनको एक रूपता, सही रूप आप कैसे लिखेंगे। अगर आप देखो पहले, जैसे पहले पुण्य ऐसे लिखते थे, साय ऐसे लिखते थे, यानी ये सही रूप बनाया गया। जैसे पांव उड़ा के पुण्य, गन्ना, ठीक है, निम्न, निम्न ऐसे लिखा जाता था, पहले कोई कोई निम्न ऐसे लिख देता था, निम्न। यानी अब क्या क्या हिंदी निदेशालय ने भैया मानक रूप सेट कर दिए हैं
इनका कई सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ले लो, एग्जाम में सारे जो एग्जाम्पल बता रखे हैं, सही रूप गलत रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टेबल ओबल में बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में देवनागरी लिपि, लिपि के फायदे, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। भाषा और लिपि में अंतर क्या है, क्योंकि 20 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो ये जो बनाएंगे, इनको इस प्रकार की चीजों को आप टेबल में डालिए। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, मानक रूप और पूर्व रूप, इसको याद कर ले जाओ। जो जो आपसे हो सकता है उसको जरूर एग्जाम्पल में जाओ, इसको लिखोगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, जैसे सही रूप ए है, अगर हम बात करें, एक तरफ लिखा है सही रूप, ठीक है, और एक तरफ लिखा है क्या, गलत रूप। ठीक है, तो यहां पर जो आपका लिखा है सही रूप, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, ये अब ऐसे लिखा जाता है। हिंदी निदेशालय ने बता दिया ऐसे लिखना, पहले ऐसे लिखते थे। निम्न को कैसे लिखते देख लो, पहले गन्ना ऐसे लिखा जाता, गन्ना ऐसे लिखते थे, ये इस ऐसा गन्ना लिखते थे। अब गन्ना ऐसे लिख, ऐसे गन्ना लिख दोगे कई सारे लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा है। निम्न को ऐसे लिख दो कोई नहीं पढ़ सकता, बहुत सारे लोग इस निम्न को नहीं पढ़, पहले ऐसे लिखा जाता, अब ऐसे लिखा जाता है। जो निदेशालय ने बता दिया। मानक, मानक का मतलब होता कि भैया पूरे देश में हिंदी कैसी लिखी जाएगी, इसके लिए भारत सरकार ने मंत्रालय बना रखे हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो बताता है कि कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना है। और आपके इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको एक बार अगर समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा देख लीजिए, उससे आपको आसानी से समझ में आए। ये दो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं खास तौर से भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, खूब आता पूछा जाता है। लिपि के फायदे बताइए, लेखन की विधि, या देवनागरी लिपि, अगर आपसे देवनागरी लिपि क्या होती है व्याख्या कीजिए, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। 10 या 20 नंबर में आपसे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता। और पहले चैप्टर में जो चीजें मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज्यादा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है।